प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अंदर जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है वो काफ़ी लंबे समय पहले शुरू हो चुका था। जो हमने देखा कि मनुष्य ने अपने औजार बनाए, उपकरण बनाए, साथ ही उसने विविध कलाकृतियाँ बनाई पत्थर से और धातु से, जो है तांबे से, कांसे से, जैसा कि हम सिंधु सभ्यता में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ तो बहुत पहले हो चुका था भारत में, लेकिन इसका जो राजनीतिक इतिहास है उसका प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। चूंकि राजनीतिक इतिहास के लिए एक निश्चित तिथिक्रम आवश्यक होता है और उस निश्चित तिथिक्रम की शुरुआत जो है भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसलिए माना जाता है कि भारत का जो राजनीतिक इतिहास है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू होता है और यहीं से हमें भारतीय इतिहास में जो है एक निश्चित तिथिक्रम मिलना शुरू होता है। चूंकि राजनीतिक इतिहास का मुख्य आधार निश्चित तिथिक्रम होता है, इसलिए भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही होती है। उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में व्यापक रूप से लोहे का प्रयोग होने लगा था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें हमने भारत में लोहयुगीन जो संस्कृतियां थी उनके बारे में अध्ययन किया था और देखा था कि भारत में जो है लोहे की जो प्राचीनता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 2000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो जाती है, जबकि मनुष्य ने काले और जो है लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके साथ में लोहे के औजार और उपकरण हमें जो स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल दक्षिण भारत के, उनकी खुदाई में हमें इस तरह के लोहे के औजार और उपकरण मिले हैं। तो भारत में लोहयुगीन जो संस्कृतियां हैं उनकी शुरुआत हो गई थी 2000 ईसा पूर्व के आसपास और वो 1400 ईसा पूर्व तक जो है काले और लाल रंग के जो मृद भांड थे इनके साथ में हमें लोहे के औजार और उपकरण हैं उनका प्रयोग हम पाते हैं। इस लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। कृषि, उद्योग, व्यापार सभी तेजी से बढ़े और इस तकनीक के परिणाम स्वरूप ही गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। उत्तर वैदिक काल तक छोटे छोटे जनों का जो स्थान है वो जनपदों ने ले लिया और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते जनपदों का जो स्थान था, उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे उनका स्थान बड़े बड़े महाजनपदों ने ले लिया और ये जो है इन्हें हम 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं। इस समय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में, उत्तरी भारत में विशेष रूप से जो है 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। 16 महाजनपदों की जो ये सूची है, इनका जो विवरण है हमें 2 स्रोतों से ज्ञात होता है। एक तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और दूसरा जो है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। लेकिन जो अंगुत्तर निकाय है उसकी सूची ही प्रामाणिक मानी जाती है। हम बात करें 16 महाजनपदों की, तो ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। राजतंत्र, इसमें राज्य का जो अध्यक्ष है वो राजा होता था, जबकि गणतंत्र में जो है शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ द्वारा होता था। मल्ल और जो वज्जी हैं इस प्रकार के गणराज्य थे। हम बात करेंगे इन 16 महाजनपदों के बारे में। पहला जो महाजनपद जिसके बारे में बात करते हैं वो है काशी। वर्तमान में इसे वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी काशी की। काशी और कौशल के बीच दीर्घकालीन संघर्ष का जो विवरण है हमें बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है। अंत में कौशल राज्य ने काशी को जीतकर अपने में मिला लिया था। दूसरा जो 16 महाजनपदों में दूसरा महाजनपद है वो है अंग। वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले प्राचीन अंग महाजनपद में शामिल थे। इसकी राजधानी चंपा थी। जैसे काशी और कौशल में लंबा संघर्ष चला था, उसी तरह अंग और मगध में भी संघर्ष चला और इसके बाद में अंग को जो है मगध ने अपने में समाहित कर लिया, अपने में विलीन कर लिया। तीसरा महाजनपद वो था मगध। वर्तमान बिहार के पटना व गया जिले में मगध महाजनपद स्थित था।
कालांतर में अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर ये तत्कालीन भारत का जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बनाई गई। चौथा जो महाजनपद था वो था कौशल। वर्तमान अवध का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अन्य प्रमुख नगर अयोध्या व साकेत थे। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी और बुद्ध काल में जो है कौशल राज्य के 2 भाग हो गए, यानी रामायण काल के बाद 500 ईसा पूर्व में जो है इसके 2 भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और दक्षिण भाग की राजधानी जो है श्रावस्ती थी। साकेत अयोध्या का ही दूसरा नाम था। रामायण काल में ये अयोध्या बोला जाता था और बुद्ध काल में इसको साकेत नाम से पुकारा जाता था। छठा जो महाजनपद है वो था वज्जी। ये 8 राज्यों का एक संघ राज्य था। इसमें श्रमवज्जी के अतिरिक्त जो है वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्री, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव शामिल थे। बुद्ध के समय ये शक्तिशाली संघ राज्य था। छठा जो महाजनपद था वो था मल्ल। वज्जी की तरह ये भी संघ गणराज्य था। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। इसकी 2 शाखाएं थी, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। 7वां महाजनपद था चेदी। वर्तमान बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन चेदी महाजनपद में स्थित था। इसमें इसकी राजधानी जो है सौथिवती थी। इसकी पहचान महाभारत कालीन शक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। 8वां जो महाजनपद था वो था वत्स। वर्तमान इलाहाबाद और बांदा जिलों में प्राचीन वत्स महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी कौशांबी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का राजा उदयन शासन कर रहा था। 9वां महाजनपद था कुरु। वर्तमान दिल्ली, मेरठ व थानेश्वर के भूभाग में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। 10वां जो महाजनपद था 16 महाजनपदों में वो था पांचाल। वर्तमान रुहेलखंड के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिलों में पांचाल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल की जो राजधानी है वो काम्पिल्य थी। कन्नौज का जो प्रसिद्ध नगर है वो इसी पांचाल महाजनपद में स्थित था। 11वां जो महाजनपद था वो था मत्स्य। वर्तमान अलवर, भरतपुर, जयपुर के क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी और जो है इसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। विराटनगर की स्थापना। 12वां जो महाजनपद था वो था सूरसेन। आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के अनुसार यहाँ यदुवंश का शासन था, जिसमें कृष्ण यहाँ के राजा थे। 13वां जो महाजनपद था वो था अश्मक। गोदावरी के तट पर आंध्र प्रदेश में अश्मक महाजनपद जो है वो स्थित था। इसकी राजधानी पोटन थी। महाजनपदों में केवल यही दक्षिण भारत में था और बाकी सारे के सारे महाजनपद थे। 15 महाजनपद वो उत्तर भारत में थे। बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपने जो है राज्य में शामिल कर लिया था। 14वां जो महाजनपद था वो था अवंती। पश्चिमी व मध्य मालवा में अवंती महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जिसको आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है वो माहिष्मती थी। राजनीतिक व आर्थिक दोनों दृष्टियों से उज्जैनी जो है प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण नगर था। 15वां जो महाजनपद था वो था गांधार। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी जिलों में
प्राचीन गांधार महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना जो है भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। तक्षशिला शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 16वां जो महाजनपद था वो था कंबोज। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और कपिशा के भूभाग में कंबोज महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी जो है हाटक थी। ये गांधार का पड़ोसी राज्य था। कौटिल्य कंबोजों को जो है वार्ता शस्त्रोपजीवी के नाम से पुकारते हैं, अर्थात कृषि, पशुपालन और व्यापार तथा शस्त्र द्वारा जीविका कमाने वाले कहा गया है कंबोज वासियों को। प्राचीन समय में कंबोज महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत विकेंद्रीकरण का दृश्य उपस्थित कर रहा था। 16 महाजनपदों में आपस में द्वेष और कटुता की भावना रहती थी और हर राज्य जो है अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता था। राजतंत्र गणराज्यों को अपने में मिलाना चाहते थे और अंततः मगध ने अपने आसपास के महाजनपदों को मिलाकर के एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया।